इट्स ओके, आई विल रिपीट, डोंट टॉक। वंशिका मन्नत, सिर्फ 10 मिनट्स रह गए हैं, प्लीज। जोगिंदर, इट्स ओके। आई टोल्ड यू जोगिंदरप्रीत कि किसी भी एटम के साइज को उसके रेडियस से मापा जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं एटम गोल है। अगर आपको ये आइडिया लगाना है दैट व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम, इज इट बिग, इज इट स्मॉल, तो साइंटिस्ट ने कहा कि काम करते हैं, एटम के ना रेडियस को निकाल लेते हैं। क्योंकि रेडियस ही क्यों निकालना है, बिकॉज एटम इज यूजुअली अ स्फीयर। अब क्वेश्चन आया कि रेडियस कैसे निकालें। अब एटम को एक छोटी सी बॉल थोड़ा है कि निकाल लिया जाए, एटम इतना छोटा होता है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि एटम के साइज को मेजर करने के लिए जो रेडियस निकाला जाता है वो 4 तरह का होता है। वैभव बता सकता है पहला रेडियस कौन सा था जो बॉन्डेड एटम्स के लिए निकाला जाता था। बॉन्डेड मतलब जो रहते ही जुड़े हुए हैं। हम क्या करते थे, दोनों एटम के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकाल के उसको आधा कर देते थे, और इस रेडियस को क्या बोलते थे, कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस उन एटम्स के लिए निकाला जाता है जो एटम्स रहते ही बॉन्डेड है। अब H2 है, अगर आप हाइड्रोजन का रेडियस निकालना चाहते हो, हाइड्रोजन अकेला मिलेगा ही नहीं, वो H2 की फॉर्म में मिलेगा। किसकी फॉर्म में मिलेगा, H2। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनको अलग मत करो, एक काम करो, दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर देना। अब कोई कहेगा, हाँ मैं वही थोड़ा सा रिमाइंड कर रही हूँ कि हमने यहाँ तक छोड़ा था। अब रेडियस तो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, आना तो यहाँ तक चाहिए था, इसीलिए कोवलेंट रेडियस इज द स्मॉलेस्ट। क्योंकि रेडियस का मतलब होता है फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस, लेकिन कोवलेंटली बॉन्डेड में जब आप हाफ करोगे तो रेडियस यहीं तक आएगा, आना यहाँ तक चाहिए, आएगा यहाँ तक, बट इट्स ओके, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जो भी कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स रहते हैं जिनके केस में कोवलेंट रेडियस निकाला जाता है वो स्मॉलेस्ट आता है। फिर दूसरे तरह का रेडियस निकाला था हीलियम जैसे एटम्स, जैसे नोबल गैसेस होती हैं, हम तो कोवलेंटली बॉन्डेड होती ही नहीं, वो तो कभी बॉन्ड ही नहीं बनाती, दूर दूर के कजन, दूर दूर रहते हैं। अब जब इनके दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ करोगे तो रेडियस यहाँ तक आ जाएगा, मतलब आना यहाँ तक चाहिए, ज्यादा आ जाएगा। इस तरह के रेडियस को हम वंडरवॉल रेडियस कहते थे। सेकेंड टाइप ऑफ रेडियस जो हमने स्टडी किया था दैट वाज फॉर नॉन बॉन्डेड एटम्स। सेकेंड टाइप ऑफ रेडियस हमने किन एटम्स के लिए फाइंड आउट किया था, नॉन बॉन्डेड एटम्स। फॉर्मूला वही था कि दोनों के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हाफ कर दो। लेकिन अब आप देख सकते हो कि जब आप दोनों के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हाफ करोगे तो रेडियस जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आएगा, क्योंकि ये दूर दूर रहते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया था कि वंडरवॉल रेडियस इज द लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा था, जो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स जो जुड़े हुए रहते हैं उनका रेडियस कौन सा आ रहा था, कोवलेंट रेडियस। जो नॉन बॉन्डेड एटम्स होते हैं, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, दूर दूर से हेलो हाई करते हैं, दूर दूर रहते हैं, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को जब हाफ करते हो तो डिस्टेंस जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आ जाता है। तीसरी तरह का रेडियस मैंने बताया था मेटल्स के लिए, सोडियम, जो ना तो बहुत जुड़े हुए रहते हैं कोवलेंट बॉन्ड की तरह, ना बहुत दूर दूर होते हैं, बस ऐसे टच करते हैं। तो इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को जब हाफ करते हो तो दोनों के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हाफ करोगे, ना तो वो ज्यादा आएगा ना तो वो कम। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि इन तीनों रेडियस में से वंडरवॉल रेडियस जो कि दूर दूर वाले एटम्स के लिए निकाला जाता है ये लार्जेस्ट आया था। कोवलेंट जो कि ये हम कर चुके हैं टॉपिक, प्लीज जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ। कोवलेंट रेडियस जो बॉन्डेड एटम्स रहते थे जो जुड़े हुए रहते हैं तो उनके बीच का जो रेडियस होता है वो जितना आना चाहिए उससे कम आता था, और मेटालिक रेडियस जो ज्यादा था ना। अब जब मैं आपके स्टेज पर थी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैम आपको 15-16-17 साल वाली बात पहले कैसे याद है, बट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट कुछ कुछ बातें मुझे अभी भी याद आती हैं जब मैं पढ़ा रही होती हूँ, कि मुझे ऐसे लगता था कि यार रेडियस भी कोई 3 तरह का होना चाहिए, रेडियस तो रेडियस है, तो ये अलग अलग टाइप ऑफ रेडियस क्यों है। लेकिन अब आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि रेडियस तो रेडियस ही होता है, फिर भी वो 3 तरह का क्यों है, क्योंकि एटम सेम नहीं है। कोई एटम जुड़े हुए रह रहे हैं, कोई एटम दूर दूर रह रहे हैं, कोई एटम है ना तो बहुत जुड़े हुए हैं ना बहुत दूर दूर हैं, बस टच कर रहे हैं। देखो फॉर्मूला तो वही लगा रहे हैं ना, हम दोनों के न्यूक्लियस को हाफ कर रहे हैं, दोनों के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं।
दोनों के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, हाफ, दोनों के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, हाफ। बट फिर भी अलग अलग तरह का रेडियस क्यों निकल रहा है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कि आप बॉन्डेड एटम्स के बीच का निकालोगे तो वो रेडियस कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा, अगर आप नॉन बॉन्डेड एटम्स का निकालोगे तो वो रेडियस वैन डर वाल रेडियस कहलाएगा, और अगर वो आप मेटल एटम्स के बीच का निकालोगे तो वो मेटालिक रेडियस है। ये तीनों ही रेडियस, बट तीनों रेडियस होने के बावजूद भी अलग अलग क्यों हैं, सबको सेम नाम क्यों नहीं गिवन है, क्योंकि कोई एटम्स जुड़े हुए रहते हैं तो उनका रेडियस जितना आना चाहिए उससे कम आ जाता है, जिसको हम कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई एटम होते हैं जो नॉन बॉन्डेड हैं, जैसे तुम्हारे कोई भाई बहन होंगे जिनकी तुमसे बनती नहीं है, दूर दूर रहते हैं, ऐसे हीलियम भी दूर दूर रहते हैं, तो उनके बीच का रेडियस जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, वैन डर वाल। एंड देन कुछ एटम्स होते हैं लाइक सोडियम, मेटल्स, ना तो हाइड्रोजन की तरह बहुत जुड़े हुए हैं ना हीलियम की तरह बहुत दूर दूर हैं, जब टच करते हैं तो उनका रेडियस ना ज्यादा आता है ना कम। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आता है दैट व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेडियस, व्हिच इज द लार्जेस्ट एंड व्हिच इज द स्मॉलेस्ट। कैन एवरीवन स्पीक इन द कोरस व्हिच इज द लार्जेस्ट एंड व्हिच इज द स्मॉलेस्ट एंड व्हिच इज इन द बिटवीन, मेटालिक। उसके बाद हमने करा कि इन तीनों के अलावा भी अगर कोई रेडियस है तो वो होता है आयोनिक। अब आयोनिक रेडियस फिक्स नहीं है, क्योंकि कैटायन का छोटा हो जाता है, अनायन का, जैसे मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, पक्का आएगा ये क्वेश्चन, साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन parent atom. Somebody is talking, can we please shut our mouth because we've just left with few minutes. अब मैंने कल उस दिन बताया था कि पेरेंट एटम जब Na 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जैसे ये कैटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसका साइज छोटा हो जाता है। आप देख भी सकते हो, ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, Na पॉजिटिव। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में कि जब एटम कैटायन बनता है तो साइज छोटा क्यों हो जाता है। तो मैंने इसका रीजन बताया था कि जब एटम था तो प्रोटॉन भी 11 थे, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, लेकिन जैसे ये कैटायन बना, प्रोटॉन तो अभी भी उतने हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया। पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे एटम में, लेकिन कैटायन में वही 11 प्रोटॉन सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर पाएंगे ना। जैसे टग ऑफ वॉर हो रही है, यहाँ पर भी 11 पार्टिसिपेंट्स हैं, उधर भी 11 पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन अगर एक साइड से, एक टीम से एक बंदा मैं कम कर दूं, एक टीम के बंदे को चोट लग गई, वो कम कर दूं, तो दूसरी टीम के 11 लोगों को हौसला आ जाएगा, वो कहेगा अब तो हमें 10 लोगों को ही खींचना है, वो ज्यादा खींच पाएगा ना। तो ऐसा ही कुछ हुआ। आपने लिखना कैसे आंसर, कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले तो आप बताओगे कि कैटायन बनता कैसे है, बाय दी, दिलशान बोलो कैटायन कैसे बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, जाहिर सी बात है प्रोटॉन ज्यादा रह जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएंगे, कम। और इसी चीज को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तो प्रोटॉन बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ जाना। तुम कहोगे कि मैम न्यूक्लियर का चार्ज तो उतना ही है, पहले भी 11 था अब भी 11 है, बट कहीं ना कहीं अब उन 11 प्रोटॉन को सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो वो ज्यादा खींच पाएंगे। इसी चीज को क्या लिखते हैं कि क्या बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है, पहले भी 11 था अब भी कितना है, बट कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट बढ़ गया ना, क्योंकि पहले उन 11 प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन को खींचना था, 11। अब उन्हीं 11 प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन को खींचना है, 10।
ज्यादा खींच पाएंगे। तो उस दिन भी जब मैंने क्लास वाइंड अप करी थी तो मैंने यही आंसर सुनाकर और फिर किसी को बोला था कि रिपीट करो, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ऑलवेज आता है दैट व्हाई द साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द पेरेंट एटम। तो इसको पहले तो ऐसे शुरू करना है कि बताओ कि केटायन होता क्या है। तो अ केटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू हैव टू टेल कि केटायन होता क्या, इट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ, और जब आप ये लिखोगे आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो कौन बढ़ गए दिलशान, प्रोटॉन इंक्रीज हो गए और इलेक्ट्रॉन, और अगर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, तीन शब्द याद करो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। क्या बढ़ रहा है, अंदर का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और वो बढ़ेगा तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा, क्योंकि अगर आप किसी चीज को अट्रैक्ट करते हो तो वो चीज श्रिंक कर जाती है। क्या कर जाती है, श्रिंक। सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर ये क्वेश्चन आएगा दैट व्हाई द साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ पेरेंट एटम, तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, पहले केटायन बताएंगे। अ केटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सिंस loss of electron takes place, number of proton increases, number of electron, that is what increases, तीन वर्ड याद करो, इफेक्टिव न्यूक्लियर, और उसके बढ़ने से क्या बढ़ेगी, अट्रैक्शन, लीडिंग टू डिक्रीज इन साइज। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज बढ़ थोड़ा जाएगा। अगर आप किसी चीज को खींचते हो तो चीजें श्रिंक करती हैं, ना कि एक्सपैंड करती हैं। अब कौन अपने शब्दों में ये आंसर बताएगा दैट व्हाई साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। एनीवन वॉलंटियर जस्ट कैन रेज हिज और हर हैंड। नहीं नहीं, अपने वो किसी को मैम ये सुनाएगा वो सुनाएगा नहीं। वॉलंटियर का मतलब होता है जिसके अंदर से मन की इच्छा उठ रही हो कि मैं, शुरू से बताओ पहले केटायन बनता कैसे है। अ केटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर विच विल इंक्रीज द अट्रैक्शन लीडिंग टू डिक्रीज इन। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज कट जाएगा। यस इंद्रजीत, नाउ कैन यू टेल द आंसर, शट अप, बोलो। अ केटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे क्या बच जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन के बढ़ने को टेक्निकल वर्ड्स में क्या बोला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बढ़ेगा ही, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ नहीं रहा प्रोटॉन बढ़ने से। प्रोटॉन किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। जब प्रोटॉन ही बढ़ गए तो न्यूक्लियर चार्ज कम कैसे हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। उसके बढ़ने से क्या बढ़ेगी, न्यूक्लियस क्या करता है इलेक्ट्रॉन को, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो साइज छोटा होगा कि बढ़ेगा, छोटा। अब सुना, चलो इंद्रजीत इज गिविंग द आंसर, चलो बस लास्ट वो बोल रहा है, बताओ साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, व्हाई। हाँ वो तो मैं ही बोल रही हूँ कि पेरेंट बड़े होते हैं बच्चा छोटा होता है, शट अप। हाँ थोड़ा ऊंची बोलो सबको सुनेगा, बिकॉज ठीक है केटायन, हाँ वैसे तो आइडियली प्रोटॉन इंक्रीज नहीं हो रहे, प्रोटॉन रिमेन सेम, but the number of electron decreases due to which the internuclear charge increases and the protons have more power to attract the electron leading to ओके। अब कल मैं आपकी क्लास कंटिन्यू कोई लेक्चर से नहीं करूंगी बिकॉज मेरा आधा पौना घंटा रोज वेस्ट हो जाता है। आते ही मैं लिखवाऊंगी और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। साइज ऑफ अनायन इज बिगर। दिलशान एक मिनट इधर आओ।